कंपैटिबिलिटी ये लोग है। इंट्रोडक्शन की जानकारी मेरे हिसाब से हो गई होगी तुम लोग को कि उससे रिलेटेड लेक्चर्स हमने लगभग देख लिए थे। अभी इन बॉडी के अंदर देखते हैं। देखो हेलो, उसमें आवाज आ रहा है मुकेश जी? चैट ऑन कर दीजिएगा खाली। हम बोले देखिए, बॉडी के अंदर में जो चीज़ें हैं, हम लोग अभी जैसे इंट्रोडक्शन के इंग्रेडिएंट्स को समझे कि क्या चाहिए होता है, तो बॉडी में भी उसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसको हमको यहाँ पे जो है जान लेना है। ठीक है ना? तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब बॉडी के अंदर में क्या है कि देखिए, स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना आपको ज़रूरी होगा। स्ट्रक्चर बनाने से मेरा मतलब ये होता है दिख रहा है स्ट्रक्चर इधर जो मैं लिख रहा हूं, एक पैरा में एक आइडिया डिस्कस करो। एक लाइन में एक बात डिस्कस करो। मतलब किसी एक आइडिया को ही एक पैराग्राफ में आपको बताना है। दो अलग अलग आइडियाज को एक ही पैराग्राफ में मत बताइए। अलग अलग आइडियाज हैं तो दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखिए और एक लाइन में एक ही बात डिस्कस करिए। कहने का मतलब है सिंपल सेंटेंसेस का यूज कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाइए। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ये होता है जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है, मेरे घर वह प्रायः आया जाया करता है। ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस में हमने लिखा। चाहे तो हम इसको एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक लाइन में एक ही बात कहनी है आपको। ठीक है? स्ट्रक्चरिंग में इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अब आगे आपके पास में सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना है। सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब है कोशिश कीजिएगा प्रिफरेबली सिंपल टेंस में आंसर लिखने का। सिंपल टेंस कहने का मतलब है या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ज्यादा कोशिश कीजिए लिखने का। पहली बात, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अवॉइड कीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि वो कर चुका था, इस तरह के लाइंस नहीं लिखने। हिंदी में भी हैज बीन, हैव बीन का यूज कम से कम आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो इसमें इजी पड़ जाता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का यूज करिए। इसके बाद सिंपल टेंस का यूज बता दिया। सिंपल सेंटेंस में यह है कि कोशिश कीजिए सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो, वन क्लॉज इन वन सेंटेंस। क्लॉज का मतलब होता है एक वाक्यांश। तो एक सेंटेंस के अंदर एक ही वाक्यांश का प्रयोग ज्यादा हो, इसका ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग क्लॉजेस को एंड, बट
इन सभी चीज़ों के साथ जोड़ना कम कीजिए। अगर बट के साथ यूज़ करना है, अलग सेंटेंस में बनाइए उसको। समझ रहे हैं, छोटी छोटी बारीकियों को समझिए। इसके बाद में क्या करना है आपको, कनेक्टर्स का सही इस्तेमाल करना सीखिए। यूज प्रॉपर कनेक्टर्स, ठीक है ना। कनेक्टर्स का इस्तेमाल आपको सीखना चाहिए। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी बात हम लोग कर लेते हैं। चैट में देख लेते हैं क्या मैसेज आया है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं कर देता हूं। कहने का मेरा मतलब सीधा है कि पहली बात, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए बॉडी के अंदर में। स्ट्रक्चर का मतलब है एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस किया जाए, एक लाइन में एक ही बात कही जाए, और सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता था, ऐसा होता है, ऐसा होता था, ऐसा होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और उसके बाद एक सेंटेंस में कंजंक्शंस के साथ ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना छोड़ दीजिए। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ही और लिख दिए, मतलब एंड का यूज़ कर दिए, तो वो आप छोड़ दीजिए। एंड और इनको अलग सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। और उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, नया सेंटेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस के दो क्लॉजेस को अलग करने के लिए जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, दैट इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स की जानकारी अभी हम लोग क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो यूज अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, सही कनेक्टर्स का सही जगह इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब कनेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बिगिन करने के लिए हम बात करें तो एक कनेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा यूज लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो। एक बात कही एंड देन ऑल्सो वी एड इट, बट अगला लाइन फिर से ऑल्सो के साथ स्टार्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। अगले लाइन में फिर वी नीड टू हैव अ डिफरेंट कनेक्टर। तो हमको एक ही तरह के अलग अलग कनेक्टर्स की जानकारी होना चाहिए। जैसे किसी एक बात के से जुड़ी हुई कोई दूसरी बात कहनी है तो उसके लिए ऑल्सो के अलावा और कौन सा कनेक्टर हम यूज करते हैं उसको देख लीजिए। हिंदी में भी बता देता हूं, पहले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। एडिशनली इसका यूज करते हैं हम, इन एडिशन टू। इसके अलावा भी हम यूज करते हैं बिसाइड्स। फर्दरमोर। apart from that, also बता दिया। सिमिलरली, तो इतने सारे कनेक्टर्स आपके पास में अगर हैं तो आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हो एक लाइन से दूसरे लाइन में। जैसे एक बात बता दिया कि जैसे वही बात है ना कि राम एक अच्छा लड़का है और वो मेरे पास अक्सर आया जाए, मेरे घर अक्सर आया जाया करता है, हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी है। तो अब यही बात कहनी है तो राम इज़ ए गुड स्टूडेंट या राम इज़ ए गुड बॉय। ऑल्सो ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स माई हाउस, फर्दरमोर वी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, समझ आई बात, कनेक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो 3 4 5 कनेक्टर्स रहेंगे तो फिर घुमा घुमा के हम इनका इस्तेमाल करके आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। तो जो आपका टाइम लैप्स होता है एक सेंटेंस लिखने के बाद दूसरे सेंटेंस में, वो टाइम लैप्स नहीं होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं।
तो ये सारा चीज़ दिमाग में पहले से बिठा के रख लेना चाहिए आदमी को कि इसका इस्तेमाल आपको करने के लिए आ जाए अगर, तो आप आराम से नेविगेट कर सकते हैं ऐसे लिखने में। कनेक्टर्स का इस्तेमाल सेंटेंस को, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़े रखने के लिए, लॉजिकल फ्लो बनाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, सेंटेंस को, अभी पैराग्राफ पे आ रहा हूं। ठीक है, अब सेंटेंस कनेक्ट करना तो देख लिया आपने। अब अगर पैराग्राफ कनेक्ट करना होता है तो देखिए कैसे होता है। ये हमने आपको बताया, एक पैराग्राफ में एक आइडिया आप लिखते हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप दूसरे आइडिया को लिखते हैं, तो दोनों आइडियाज को आपको एक सेंटेंस के जरिए लिंक करना चाहिए। ठीक है, एक कनेक्टिंग सेंटेंस का यूज करते हैं टू कनेक्ट टू डिफरेंट पैराग्राफ। वो कनेक्टिंग सेंटेंस या तो पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आप इंक्लूड कीजिए या आने वाले पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में इंक्लूड कीजिए। समझ में आई? कनेक्टिंग लाइन के इस्तेमाल से हमें पैराग्राफ को लिंक करना है। अब अगर हमें लिंक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको देखना होगा जो पहले वाला आइडिया हमने डिस्कस किया उसका संदर्भ बताते हुए आने वाले पैराग्राफ में जिस आइडिया को आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बात आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर मान लेते हैं कि आपने बात किया है पहले पैराग्राफ में भारत के किसानों की समस्या के बारे में, और अगले पैराग्राफ में आप भारत के किसानों के समस्या के समाधान को बताना चाह रहे हो, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आप करेंगे, आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स ऑफ इंडिया, let us now dwell upon the prospective solutions to these problems. In this regard, we can have firstly this thing, secondly that thing, apart from that we can also have that thing, and इस तरह से आप कनेक्ट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ सकते हो। समझ में आई मेरी बात? चलिए फिर से एक हिंदी में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसानों की समस्या, तो एक तरीका हो गया। अब जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लो कि चंद्रयान के बारे में ही कुछ बता रहे हैं और इसको हमको कनेक्ट करना है, तो हम बताएंगे कि भाई पहले बारे में डिस्कस कर रहे थे कि चंद्रयान जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो हम बताएंगे कि भाई चंद्रयान 2 जो था उसके चंद्रयान 2 का प्रमुख लक्ष्य यह था कि, या चंद्रयान 3 का, कि वो चंद्रमा के सतह पर पहुंच जाए, और वहाँ पे हमने एक रोवर भी, इसके अलावा साथ ही साथ हमने एक रोवर भी बनाया था जो कि चंद्रमा के सतह पर चलता, और उस रोवर के अंतर्गत हमने कुछ पेलोड्स रखे थे जो उससे उसके सरफेस के मिट्टी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करते। अब जैसा कि अब इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव आपने बता दिया, आगे आपको बताना है। अतः अब ऑब्जेक्टिव के बाद अगर हम बात करें इसके अचीवमेंट्स की, तो ऐसे करेंगे कि उद्देश्यों पर चर्चा करने के बाद, या उद्देश्यों के बाद यदि हम इसके उपलब्धियों की चर्चा करना
उपलब्धियों की बात करें, कैसे लिखते हैं, धियों करें, तो हम पाते हैं कि इसकी कई सारी उपलब्धियां थी। एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी वो, और इस तरह से आप बताते हुए चल सकते। तो हमने क्या किया, पहले वाले आइडिया को दूसरे वाले आइडिया के साथ कनेक्ट कर दिया। यही चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपने कला सीख ली तो आपका एस्से का स्मूथ फ्लो आएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? अभी आ रहे हैं ना कि उसमें अब हम देखेंगे कि उसमें हम कई कई तरीके से हम यूज जैसे जैसे करेंगे कनेक्टर्स का। तो जैसे अभी एग्जांपल्स आपको समझाया, इसके भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो इसकी डैश की चर्चा करने के बाद डैश के बारे में बात करना तर्क संगत प्रतीत होता है। समझ में आई बात मेरी? इसकी चर्चा करने के बाद इसकी बात करना लॉजिकल। तो इंग्लिश में अगर इसी को बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं, इट्स सी आफ्टर डिस्कसिंग दीज थिंग्स लेट अस इट सीम्स लॉजिकल टू डिस्कस दैट, है ना। समझ में आई मेरी बात? कैसे कनेक्ट करते हैं, एक तरीका। दूसरा, now in other context, if we talk about अब मान लो आपने कोई पुराने आइडिया को डिस्कस कर दिया है तो आप नए आइडिया से ही सीधा उसका नाम ही मेंशन कर दीजिए। अच्छा, तो अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम इसकी बात करते हैं। मत बताइए पहले वाले में आपने क्या बताया था, सीधा दूसरा वाला जो आपके पास में पॉइंट है उसको आप यहां पे देख लीजिए। समझ में आई गई बात? समझ आ रही है चीजें? इसी तरीके से अब ऐसे लिख सकते हो आप। समझ में आई बात? तो इस तरीके के कनेक्टर्स हमें सोच लेने चाहिए पहले ही, ताकि एग्जाम हॉल में पैराग्राफ कनेक्ट करने का समस्या समाधान हो जाए। फिर हमारे पास में ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ आइडियाज सोचने हैं वहां पे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? सारे पैराग्राफ में नहीं, जहां एक, अब जैसे कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने चुनौतियों को ही 2 पैराग्राफ में किया, तो वहां पे आप सिंगल कनेक्टर का इस्तेमाल, जो लाइन कनेक्ट करते थे वही लाइन को आप नया पैराग्राफ में उसी से इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आपने डायमेंशन चेंज किया है तो आप यहाँ पे ये करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और कभी कभी लग रहा है कि नहीं भाई एक ही डायमेंशन में 3-4 पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, तो कहीं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करने के बाद यदि हम सामाजिक स्तर पे बात करें, व्यक्तिगत स्तर पे बात करने के बाद यदि हम इसी संदर्भ में सामाजिक स्तर पे बात करें तो हम ये पाते हैं, तो हम वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये अब हम आपको टूल बता देंगे, लेकिन इस्तेमाल बढ़िया तभी होगा जब आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आई बात? तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सर इसके बारे में। तो ये 2-3 बात आप लोग इसको यहां पे ध्यान में रख लीजिएगा।
तो ऐसे में आपका लॉजिकल फ्लो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करें। स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कैसे बेहतर स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं इसको। इस तरह के सेंटेंसेस आप और ढूंढ कैसे सकते हैं, आप पढ़िए। जब आप बढ़िया किताब पढ़िएगा, नोट्स नहीं, नोट्स तो आप पढ़ते हैं, वो तो एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। नॉवेल्स से ज़्यादा आई वुड रादर प्रीफर कि आप नॉन फिक्शनल कोई किताब पढ़िए। नॉन फिक्शनल किताब मतलब जो कहानी नहीं है। जैसे दो आप लोगों को मैं रीडिंग के लिए दे सकता हूं अभी, जो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इट विल गिव यू एन इंसाइट एज वेल एज इट विल हेल्प यू इन योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। एक तो देखो किताब ये है, अगर आपने हिंद स्वराज अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हो। हिंद स्वराज हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी में जाति का उन्मूलन नाम से एक किताब है, ये सब फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जाति का उन्मूलन बाई डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये आती है बुक बाय डॉक्टर अंबेडकर। तीसरी एक बुक अगर मैं बोलूं तो प्रोफेट, यू कैन रीड प्रोफेट बाय खलील जिब्रान। देखना पड़ेगा मुझे, हिंदी में आना तो चाहिए क्योंकि हर भाषा में लगभग इसका अनुवाद ज़रूर हो चुका है और हिंदी में अवेलेबल है अभी फ़िलहाल की, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है एक्चुअली हिंदी में, मैं इसका इंग्लिश वर्जन ही यूज़ किया हूँ। प्रॉफिट के अगर आपने पढ़ा तो प्रॉफिट आपको एथिकल चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता देगा। हम लोग उसको एग्जाम में ये मतलब यहाँ पे क्लासरूम में वी विल डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। इस किताब को थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग इस किताब का करेंगे क्लासरूम के अंदर में। ओके, तो खैर इसके अलावा अगर आप चाहें तो एडिटोरियल्स आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको, और ख़ास ध्यान एडिटोरियल जब भी पढ़िएगा तो इस बात पे ज़रूर दीजिएगा कि देखिएगा वो पैराग्राफ शिफ्ट जब कर रहा है ऑथर तो किस तरह से कर रहा है। ठीक है, आपको और इंसाइट मिलेगा डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो एडिटोरियल्स आप पढ़ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है वो चीज़ें पढ़िए जो लॉन्ग रीडिंग कॉम्पोजिशंस जो हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस, उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। लंबी चीज़ें जो कम से कम 4000 शब्दों तक लिखी गई हैं, 3000 शब्दों में लिखी गई हैं, उनको आप वन गो में पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे बिल्ड ऑन किया जाता है, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें। आगे चलते हैं लॉजिकल फ्लो और आर्ग्यूमेंट्स। और लॉजिकल फ्लो कैसे आता है, इसके लिए लॉजिक के कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट लॉजिकल सॉल्यूशंस इसमें आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। ठीक है, लॉजिक में यहाँ पे है, देख लीजिए, यहाँ लॉजिकल फ्लो जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आपका लॉजिक डेवलप किया जाता है। इसके हम अभी एग्जाम्पल्स आपको देंगे। दूसरा, आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल्स दोनों का मिश्रण करते हुए अगर आप लिखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं। मान लो आपने आर्ग्यूमेंट दिया तो हर बार फॉर एग्जाम्पल मत लिखिए, कहीं कहीं फॉर इंस्टेंस भी यूज कर लीजिए। ठीक है, हियर दिस एग्जाम्पल सीम्स लॉजिकल, या दिस इंस्टेंस सीम्स लॉजिकल, या दिस इज राइटली रिफ्लेक्टेड, यह यहाँ सही तरीके से प्रदर्शित हुआ है। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में यह अच्छे तरीके से प्रदर्शित होता हुआ प्रतीत होता है। तो कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। यूज ऑफ सब हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट डायमेंशन सब हेडिंग्स में अगर आप लिखेंगे तो इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल फॉर द बिगिनर्स। हाँ, बहुत अगर आपके पास एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है
कि आपके सेंटेंस के पैराग्राफ के फ्लो से ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा डायमेंशन आप आगे बताने जा रहे हो, तो आप छोड़ सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि आप डायमेंशंस क्लियर बता दें। डायमेंशंस अलग जब आप लिखेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे रिप्रेजेंटेशन में कि डायमेंशंस लिखा तो उसको या तो डबल हाईलाइट किया या तो डबल हाईलाइट किया, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना है तो डबल हाईलाइट किया इसको, या फिर इसी को आपने घेरे के अंदर रख दिया, दिख नहीं रहा होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है या तो डबल हाईलाइट कर दो ऐसे या फिर घेरे के अंदर रख दो, ताकि नॉर्मल अंडरलाइन से वो अलग अलग दिख जाए। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको जैसे यहाँ बता ही दिया कि यूज कनेक्टर्स व्हाइल स्विचिंग फॉर फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, तो कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब बॉडी को स्ट्रक्चर करने के कुछ स्टाइल्स आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला स्टाइल होता है टेम्पोरल स्टाइल। टेम्पोरल स्टाइल का मतलब होता है कि चीज़ों को समय के अनुसार आप अलग अलग तरीके से बताएं। जैसे कोई विषय को पास्ट में उससे रिलेटेड बातों को आप पहले बता दें, फिर प्रेजेंट की बात कर लें और उसके बाद फ्यूचर की बात कर लें। फ्यूचर कहने का मतलब इसका भविष्य किस प्रकार होगा। तो अब जैसे ये इस तरह का इस्तेमाल आप कहाँ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो इस तरह के टॉपिक का इस्तेमाल जहाँ इवोल्यूशन विकास से जोड़ करके चीज़ें आ रही हैं, जैसे विज्ञान, साइंस में ये बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना, साइंस में बहुत अच्छा चलता है किस प्रकार विज्ञान की प्रगति हुई, या सिनेमा का विकास बताने की बात हो जाए, या कुछ भी जहाँ पे पहले से आज तक का या भारत का अर्थव्यवस्था का विकास या उसका परिदृश्य क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आप उस पर आप लिख सकते हो। इस तरह से इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मुख्य जो बॉडी होती है उसका डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है कि भाई सब्जेक्ट का इवोल्यूशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू करंट स्टेटस एंड टू द फ्यूचर रोड मैप। पहले से विकास का क्रम हमको बताते हुए चलना है इस प्रकार से कि पहले किस प्रकार से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, बाद में फिर ये कैसे अलग अलग फेजेस इसके बता देंगे, एंड आगे इसका क्या आपको दिखाई देता है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस प्रकार का है, तो उसकी बात आप भविष्य के बारे में बताना आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया टेम्पोरल स्टाइल, तो इसको नोट कर लीजिए टेम्पोरल स्टाइल, और उसमें लिख लीजिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप बता देंगे, साइंस से रिलेटेड टॉपिक की अगर बात हो जाए तो उसका आप मेंशन कर देंगे। ये हो गया, ये लिख लिया, इसको कर लिया, आगे चलते हैं। नहीं लिखा है, नॉर्मल पॉइंट्स में लिख लो ना। इवोल्यूशन ऑफ साइंस में नॉर्मल बता रहा हूं, उसको लिख लो विज्ञान का विकास, और लिख लो टेम्पोरल स्टाइल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इससे काम चला लेंगे, है ना। ये थोड़े ना एग्जाम में थोड़े इसको लिखना है आपको, तो यूज करना है इसको। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, इससे आगे चलते हैं,
अब दूसरा तरीका होता है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जरिए समझाना। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है जैसे कोई विषय है, जैसे अगर मैं मान लूं आपसे कहता हूं कोविड-19 का प्रभाव, तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी तरीके से फैमिली के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्क प्लेस यानी कि जहां कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, समाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्र के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा और विश्व के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। लॉजिकली बिल्ड करने का एक दूसरा आपको मैं यहाँ पे टेम्पलेट बता रहा हूँ, ठीक है। जीवन के अलग अलग हाँ आयाम में किस प्रकार से हम चलते हैं, तो वही लिख लीजिए हिंदी में, व्यक्तिगत स्तर, परिवार, कार्यस्थल, व्यक्तिगत स्तर, परिवार के स्तर पर, कार्यस्थल पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और विश्व के स्तर पर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जनरली देखो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहां प्रभाव या जहां महत्व, प्रभाव और महत्व बताने की जहां बात आएगी तो आप वहां पे इसको बेहतर कर सकते हो। प्रभाव और महत्व, जैसे कोविड-19 का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, विज्ञान का क्या महत्व है, तो विज्ञान का या विज्ञान किस प्रकार से आम जीवनचर्या में, दिनचर्या में मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जहां प्रभाव और महत्व के बारे में बात करना होगा आपको, चाहे वो आप लोकतांत्रिक मूल्य की ही बात कर लें, ठीक है, तो भी आप बात कर सकते हैं। तो जहां इम्पैक्ट एज एंड इसका ये इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस की बात है, रिलेवेंस की बात है, तो वहां पे आप इसको डिस्कस इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ आ गया ये दूसरा टेम्पलेट कैसा है? सिंपल है, अगर आपको पता रहेगा पहले से तो आप देख लेंगे कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक में क्या इजीली लग सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टेम्पलेट को पूरा फॉलो करना है, दोनों को मिक्स भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस लेवल। लिखने की शुरुआत करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को आप समझ करके चलते हैं तो, ठीक है। ये समझ आ गया? चलो तीसरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वो सिंपल है। नहीं अरे अलग अलग स्टाइल हो गया ना, टेम्पोरल तो हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो एक हो गया, ये दूसरा था इससे पहले वाला, अब ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में आप कैसे बताते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कोई अगर समस्या और जैसे उसका समाधान बताना है तो उसमें सिंपल आपको दे देगा किसानों की समस्या, प्रदूषण, तो इस तरह का जो इश्यू है, टेररिज्म। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दे देगा बढ़ता प्रदूषण, ठीक है। अब ये सिंपल सा टॉपिक आपको ले लेना है, तो बढ़ता हुआ प्रदूषण व्यक्तिगत स्तर, अब देखिए दो को आप मिला रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे उसका क्या प्रभाव पड़ा और वहीं पे उसका सलूशन लिख दिया, या फिर व्यक्तिगत स्तर पे प्रॉब्लम बताए फिर उस पे सब पे प्रॉब्लम एक जगह बता दिया और दूसरा सलूशन को एक जगह आप बताते हुए आगे चले आए, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों टेम्पलेट को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जो सोचने का जो तरीका है बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमको इसके बारे में पॉइंट जनरेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्पलेट्स आपको ध्यान में अगर रहेंगे पहले से तो बहुत आसानी होती है। चलें आगे, लिख लिया इसको। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में बता देना है प्रभाव, ये समस्या एवं समाधान, समस्या एवं समाधान में तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम, जो कंसेप्ट है जैसे क्लाइमेट चेंज या कुछ हो गया, तो हम ब्रीफली पहले क्या करते हैं उस विचार को समझा देते हैं, हिंदी में लिख लीजिए कि पहले विचार को समझा देते हैं, उसके बाद में हम उसके जो भी बेनिफिट्स अगर कुछ है तो उसका बेनिफिट बता दिया, अगर नहीं है तो सीधा प्रॉब्लम, उसके समस्या और उससे संबंधित समाधान को बताते हैं, ठीक है। ये तीसरा आपका टेम्पलेट मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेसिस पे, ठीक है।
चौथा देखो, अब कोई विषय है देखना कई जगह पे क्वेश्चन मार्क रहेगा टॉपिक में, मतलब जिसके फॉर और अगेंस्ट तर्क और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि सवाल आ जाता है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, इस तरह का कोई डिबेट, ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, कोई भी वर्तमान का अगर आपको कोई ऐसा मुद्दा जो जिसपे लोग बंटे हुए हैं, है ना, प्रोज एंड कॉन्स, ये इसके फॉर एंड अगेंस्ट में डिबेट चल सकता है, तो आप बताना शुरू करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इट एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। जैसे मैं अगर बात बोलूं ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं। तो पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं उनको एक जगह लिख देना है, विपक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं उनको अलग जगह लिख देना है। ये चौथा टेम्पलेट आपका हो गया, पक्ष और विपक्ष में। तो यहाँ पे वो सारे विषय हम जनरली लेते हैं जहां पे जो टॉपिक है उसके पक्ष विपक्ष में बात की जा सकती है। तो टॉपिक को पहले एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेनेशन, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्सप्लेन कर दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब मान लो टॉपिक है क्या, महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण का रास्ता मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कैन विमेन रिजर्वेशन पेव द वे फॉर विमेन एम्पावरमेंट, क्वेश्चन मार्क। तो फॉर में पॉइंट्स आएंगे, अगेंस्ट में पॉइंट आ जाएंगे इसके। और उसके बाद में क्या करना है, पहले टॉपिक समझा, देखिए लिख दीजिए, टॉपिक को समझा देना है, फॉर में पॉइंट्स दे देना है, अगेंस्ट में पॉइंट दे देना है, एंड देन फाइनल असेसमेंट करना है। आप इन दोनों फॉर और अगेंस्ट के पॉइंट को समझाने के बाद अंतिम निष्कर्ष कहने से का मतलब है कि भाई इस टॉपिक पे आपका अंतिम मूल्यांकन, आप ये कह लें, अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करना है, मूल्यांकन प्रस्तुत करना है दोनों के पॉइंट को बताते हुए, ताकि आगे इस विषय पे क्या किया जाना चाहिए वहां पे ये बात रिफ्लेक्ट हो। ठीक है? नहीं भाई, हर पैराग्राफ में क्यों, पहले फॉर में सारी बातें बता दोगे, अगेंस्ट में सारी बातें बता दोगे, एंड देन होलिस्टिकली तुम क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए इस विषय वस्तु के ऊपर में। ठीक है, तो उसकी आप चर्चा यहाँ पे जो है कर देते हैं। तो ये आपका हो गया चौथा टेम्पलेट। ठीक है, एंड देन ये तो बहुत सिंपल है, सेक्टोरल अप्रोच जिसको कहते हैं, जहां पे आयाम अलग अलग जो हैं उसको बांट देते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, सिक्योरिटी और लीगल। मैंने सारे लिख दिए हैं, जो अप्लाई हो जाए उसको आप लिख करके लिख सकते हो। तो इसको नोट कर लो, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फिर पर्यावरण के स्तर पर, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, रक्षा और लीगल, माने विधिक। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें जो आपका चलने वाला होगा वो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए या आप अगर इन सारे टेम्पलेट्स पे थोड़ा पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी डेवलप करने में इससे। चलिए, यही तो हम चाहते हैं, बढ़िया सोचिए। ठीक है, सोच लीजिएगा तो लिखिए दीजिएगा बढ़िया, क्या दिक्कत है ना। तो हो गया, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक सबको। चलिए आगे चलते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच देखो, सारा चीज हम बता देंगे ताकि तुम्हारा ऐसे कैसे डेवलप करना है इसके बारे में कोई संशय नहीं रहेगा, आराम से कर लोगे। और भाई बहुत मेहनत हुई है इसके ऊपर, बहुत फेलियर्स के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं इस कंक्लूजन पे कि हाँ ये ऐसे डेवलप आसानी से किया जा सकता है ऐसे।
ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि अपना अप्रोच चेंज जरूर कीजिएगा पढ़ने के बाद। ये नहीं कि हाँ पढ़ सब लिए लेकिन लिखेंगे वैसे ही जैसे पहले से लिखते आ रहे थे, वो काम नहीं करना है। शुरू में दिक्कत होगा, चेंज कीजिए, सोचिए, टाइम लीजिए। अब जैसे इसमें क्या है कि देखो, दो तरीके से क्वेश्चन अप्रोच हम कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसको मैं तुमको पहले समझा देता हूं, लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। क्वेश्चन अप्रोच में करना क्या है, मान लो कि तुम्हारे सामने में ये टॉपिक तुमको डिस्कस करना है। सामने तुम्हारे जो बच्चा बैठा हुआ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, वो इस टॉपिक से अनअवेयर्ड है, डिसइंटरेस्टेड है, उसको इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, और वो इस टॉपिक से अवेयर्ड नहीं है। लेकिन वो एक बहुत रैशनल पर्सन है, क्यूरियस पर्सन है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर वंस you are able to generate interest of that fellow in that topic, तो he will ask questions। तो पहले तुम्हें जो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसको उस टॉपिक में जो तुम बात बताओगे, that will form your introduction, and then whatever question he will ask, तो उस क्वेश्चन को सब हेडिंग बनाओ and give the answer in according to that, and that will form your body part। वो सवाल पूछेगा, तुम उसका जवाब देते चले जाओगे। उस सवाल के बाद सोचो कि अगला सवाल वो तुमसे क्या पूछने जा रहा है। दिस इज द ऑर्गेनिक क्वेश्चन अप्रोच। ठीक है, पहला तो इसके वही मैंने बताया, दो सब टाइप है। पहला सब जानते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन के क्वेश्चन लगा करके जो रिलेवेंट हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली थीसिस स्टेटमेंट तो उसको बता ही दोगे ना वो, ऑब्वियसली। तो थीसिस स्टेटमेंट तो आपको इंट्रोडक्शन में दे ही देना है, एंड उसके बाद में ऑर्गेनिकली आप उसको ग्रो करना शुरू कर दो। तो इसमें क्या करना है, वही है कि इमेजिन दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द गिवन टॉपिक टू योर फ्रेंड who does not know anything about it, but your friend is very intelligent, curious and asks questions very often। वो आपसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो what will be the discussion between you two will take, and what discussion between you two will take place? His questions will form the subtitles and answers will form the content। तो मतलब आपको यही इमेजिन कर लेना है कि क्या आप दोनों के बीच में बातें होंगी, और जो बातें होंगी उसमें जो क्वेश्चन वो होगा वो आपका सब हेडिंग हो जाएगा, और आंसर्स जो होंगे वो आपके उसके बॉडी पार्ट में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बात करते हैं, मान लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मान लो कि तो टाइम, समय प्रबंधन के बारे में बात करना है, तो तुम अपने दोस्त को पहले इंटरेस्ट उसको जनरेट करने के लिए क्या कहोगे कि तुमको पता है 99% ऑफ दुनिया के लोग क्यों फेल होते हैं? ठीक है, तो इसका अब ये तुम लिखो अपने आंसर में, तुम लिखो इसको कि डू यू नो या हैव वी एवर वंडर्ड व्हाई 99% ऑफ पीपल फेल इन दिस वर्ल्ड। या आपको पता है कि दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबके पास बराबर है, जिसमें कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है? समय। तो अगर समय को बढ़िया और इसको सबसे बड़ा संसाधन भी कहते हैं, तो अगर इस संसाधन को मैनेज कर लिया जाए तो शायद दुनिया को जीता जा सकता है, या दुनिया में सब कुछ जो हम चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त सुनने के लिए बैठेगा टॉपिक को, तो वो पहला सवाल क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है समय प्रबंधन की तुम बात कर रहे हो, तो बताओ कि समय प्रबंधन क्या है। तो वही तुम्हारा सब हेडिंग बन गया, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। अब उसका तुम आंसर दोगे, तो वो फिर अगला सवाल क्या बोलेगा कि अच्छा तो समय प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो जब इसके बारे में तुम बताओगे कि हाँ इस व्यक्तिगत स्तर पे सफल होने के लिए जरूरी है, एक समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, और सबके साथ एक एक एग्जाम्पल देते चले जाओ, देन ही विल आस्क कि भाई तो फिर हम अपने जीवन में या अपने समाज में समय परिवर्तन को कैसे, प्रबंधन को कैसे जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसका आंसर करने के लिए जाइएगा तो फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा
फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, ये तो तुम जो हमको तरीका बता रहे हो, इस तरीके में हमको किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, व्हाट आर द एरियाज वेयर वन नीड टू गिव मोर अटेंशन, है ना। ठीक है, तो उसके बारे में बता देंगे कि इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, तो वो ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, तो उस फिर वो बोलेगा तो इसको, इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो ये सारा बात जब तुम बता दोगे तो तुम्हारा पूरा बॉडी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज द ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक करने का मतलब होता है लॉजिकली डेवलपिंग द टॉपिक। थीसिस स्टेटमेंट में तुम क्या करता है, नहीं तुम बताओ करता क्या है, तुम क्या क्वेश्चन पूछता है थीसिस स्टेटमेंट में। ओहो, शांति नहीं रख सकता 1 मिनट तुम लोग। हाँ बोलो। यही लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट में। थीसिस स्टेटमेंट में ये कहते हैं ना कि तुम इस टॉपिक में क्या बताने जा रहे हो उसको लिख देते हैं। और इसमें तुम आंसर, उसमें तुम क्या थीसिस स्टेटमेंट में बताते हो क्या, जो लिखने वाले उसके आंसर्स बताते हो क्या। तो इसमें आंसर बताओगे तो ये बॉडी हो जाएगा, और आंसर्स हटा दोगे तो थीसिस स्टेटमेंट बन जाता है। समझ में आई मेरी बात। आंसर्स अगर हटा देंगे तो वही, और वहीं से तो थीसिस स्टेटमेंट बनाना है हमको। पहले बॉडी डेवलप कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं आंसर के एस्से में, वही हमारा थीसिस स्टेटमेंट बन जाता है। क्या समझ आई तेरे को बात। समझ में आ गया। और क्वेश्चन सब फिर दोबारा भी करना है, मतलब थीसिस में लिख देंगे उसके बाद में। अभी हम तुमको लिखने के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये समझ में आया कि बॉडी कैसे डेवलप करते हैं, ये समझ आ गया। हम आएंगे अभी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू राइट एस्से। अभी मैं वहां तक नहीं गया हूँ, टाइम दो थोड़ा, मैं वो भी बताऊंगा। ये समझ में आ गया तुमको कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे फॉलो करना है। और क्वेश्चन अप्रोच कहने का मतलब हो गया आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक। तर्कपूर्ण प्रश्न पूछिए और उसका तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए, ऐसा उत्तर जो हर एक क्वेश्चन को कन्विंसिंगली जस्टिफाई कर सके, समझा सके, एक्सप्लेन कर सके। तो अब जैसे तुम्हारे सामने में ट्रिपल तलाक का क्वेश्चन, तो तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा, तो तुम उसको इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए क्या कहोगे कि तुमने देखा है न्यूज़पेपर्स आजकल एक विषय से भरे हुए होते हैं, ट्रिपल तलाक। आखिर ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा इसके ऊपर में राजनीतिक सरगर्मी है। ये सब बात एक अवेयर्ड इंडियन सिटीजन को जानना जरूरी लगता है, जरूरी प्रतीत होता है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो क्या है ट्रिपल तलाक, तो तुम पहले बताओगे इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, फिर बताओगे इसका क्यों विरोध हो रहा है, वो ये पूछेगा। और फिर आगे कि क्या ये सही में सही है, मतलब इज इट राइट टू इम्प्लीमेंट ट्रिपल तलाक, है ना। फिर मतलब उसके बाद फिर वो पूछेगा कि ठीक है, तो अगर ये सही है, तुम्हारा आंसर ये है, तो तुम बताओगे फिर कि तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जा सकता है, व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्रिपल तलाक। ठीक है, मतलब बैन ऑन ट्रिपल तलाक। और उसके बाद में जब सब बता दिया तो फिर हम लोग बॉडी पार्ट खत्म हो जाएगा एंड वी विल सी कि कैसे फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बॉडी को डेवलप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आते हैं पानी किसी के पास थोड़ा देना है, ला दो। थैंक यू। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में दो बातें करनी होती हैं। एक इसका पार्ट, इसको आप दो पार्ट क्वेश्चन की तरह से समझिए। पहला क्वेश्चन का पार्ट है सम अप करना, क्योंकि देखो इससे बड़ा लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है,
तो तुम अपने चीफ आर्ग्यूमेंट्स को फाइनली या चीफ एस्से के पार्ट्स को रिपीट कर दो, समराइज कर दो अपने एस्से को पहले पार्ट में, ठीक है। मेन बातें जो आपके एस्से में रही अब तक, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये सोचिए कि एग्जामिनर जो है वो उतने देर आपके पॉइंट्स को पढ़ा होगा, आपके एस्से को पढ़ा होगा, मे बी वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट कर गया होगा लास्ट में, क्योंकि कंक्लूजन इज द प्लेस वेयर ही इज थिंकिंग टू गिव यू द मार्क्स। यही वो प्लेस है जहां वो मार्क्स देने के बारे में एक्चुअली में सोच रहा है। तो यहाँ पे, एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड इंप्रेशन लास्ट में। तो अगर कंक्लूजन बेहतर हुआ तो अगर एस्से एवरेज भी है तो 5 नंबर तो वो बढ़वा देगा जितना वो पहले देता, क्योंकि लास्ट का इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब वही उसके दिमाग में, आपका कंक्लूजन ही वो उस समय उसके दिमाग में ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहला काम हमें ये कर लेना है कि जितना हमने एस्से में चीज़ों को लिखा है उसको समराइज कर देना है शॉर्ट, एक छोटा पैराग्राफ में, ठीक है, समराइज कर देना है। एंड देन उसके बाद में एक रेटोरिकल स्टेटमेंट या रेटोरिकल बातें हम करते हैं ताकि रीडर के दिमाग में एक लास्टिंग इंप्रेशन आ सके, ठीक है, रीडर के दिमाग में एक लास्टिंग इंप्रेशन आ सके। तो इसकी कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब रीडर के दिमाग में लास्टिंग इंप्रेशन किस प्रकार से आएगी इसको हम सोचते हैं। तो आप देखेंगे कि रीडर के दिमाग में लास्टिंग इंप्रेशन लाने के लिए कुछ भावनात्मक बातें यहाँ पे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 2 पार्ट समझ में आया, एक में समराइज कर देना है एंड लास्ट में एक अच्छा इंप्रेशन रीडर के दिमाग में जाए एंड अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे देते हो। लाइक ये वो लास्ट टाइम है जब इस टॉपिक के बारे में आप कुछ कह रहे हो, तो अपने बारे में आप कुछ थोड़ा इसमें बताएं तो बेहतर रहेगा। मैं 1 सेकंड आया। तो हमने ये चीजें यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई, हाँ ठीक है। लीव अ फेवरेबल इंप्रेशन के लिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो कहा क्या उसमें लिखने के लिए है ही क्या? हम बता रहे हैं, अभी बताना शुरू किया है, हड़बड़ाओ नहीं। यहाँ पे पढ़ो, ये इस स्लाइड को देखो, कंपोनेंट ऑफ कंक्लूजन क्या होता है इसको यहाँ पे समझो। क्या लिखा हुआ है? क्लियर कंसाइज समरी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एस्से, महत्वपूर्ण तर्कों का एक समरी छोटा सा आप बना दीजिए। दूसरा, रेटोरिकल पैराग्राफ दैट लीव्स द रीडर विद फेवरेबल इंप्रेशन। रेटोरिक का मतलब क्या होता है? ऐसी बात जो थोड़ा सा भावावेशी हो, मतलब उस विषय पे कुछ भावनात्मक या इमोशनल अपील जो आप करते हो, दैट इज रेटोरिक। इमोशनल अपील मतलब भावनात्मक आप अपील जो आप थोड़ा बहुत करते हो वो आप यहाँ कर सकते हो। तो उसका 2 ही जगह अच्छा प्लेस माना जाता है, वन इज इन इंट्रोडक्शन एंड लास्ट इज इन योर कंक्लूजन। बॉडी में वी टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब देखो रेटोरिकल पैराग्राफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको उसके रिगार्ड में अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे अगर मेरा ये कहना रहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात किया है टेररिज्म के ऊपर, ठीक है, तो टेररिज्म के ऊपर में पूरी बातें डिस्कस करी तुमने, तो फिर अगर तुम कंक्लूड करने जा रहे हो तो तुम क्या बताओगे? 10 इन नटशेल या 10 सो फार वी सॉ why terrorism is one of the worst enemies of mankind। मतलब आतंकवाद मानवता का दुनिया में सबसे बड़े खतरों में से एक है और इसके कई कारण हैं, जिनमें से गरीबी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो
तो अगर हम टेररिज्म को दूर करना चाहते हैं तो हमने यह भी देखा कि अगर टेररिज्म को दूर करना चाहते हैं तो हमें एक समग्र रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसमें गरीबी का उन्मूलन, राजनीतिक मसलों का न्यायपूर्वक समाधान इत्यादि शामिल होने चाहिए। ये सब बात तुमने समरी में बता दी। अब नाउ यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमें यहाँ रेटोरिकल स्टेटमेंट लिखना है। रेटोरिकल स्टेटमेंट को मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूँ 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में, 3 तरीके के टाइप्स में। पहला है इफ देन आर्ग्यूमेंटेशन। ये तब देते हैं जब कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, कहने का मतलब कोई खतरे का डिस्कशन कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इस तरह की कोई बातें जहां पे आप अगर यहाँ पे क्या है, यदि हमने इसमें करते हैं यही कि भाई अतः बात यह है या पूरे मानवता को यह समझना होगा कि यदि आज हमने इस दिशा में सही कदम उठाए तब तो मानवता सही मूल्यों को स्थापित करने में सक्षम हो पाएगी, और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो वी विल इनवाइट डिजास्टर फॉर आवरसेल्व्स। तो हम अपने लिए जो है मतलब तो क्या है, यदि ऐसा हुआ तो बेहतर हो, तो फिर शायद अच्छा हो जाए या चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो चीज़ें बुरी हो जाएंगी। दिस इज इफ देन आर्ग्यूमेंटेशन। समझ में आई बात? यदि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा हो जाएगा। मान लो कि अब है बात, कोई ऐसा चैलेंज डिस्कस नहीं करना है, चैलेंजिंग कोई टॉपिक नहीं है, नॉर्मल टॉपिक, जैसे मैं मान लो कि एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या उपाय या सुझाव, ऐसा कुछ टॉपिक रहे तो उसमें क्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बात बताएं कि यदि से ही शुरू करना है बट फ्यूचर का विजन बताना है। मतलब कि यदि अतः हम यह कह सकते हैं कि मानवता को आज जरूरत है इन चीजों को पूरा करने की, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि जनता या मानवता इस दिशा में कार्य कर रही है, और अगर हम इसी दिशा में आगे प्रगति करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब ही चीजें और अच्छी हो जाएंगी, सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे, या इस नई शिक्षा नीति का अगर अक्षरशः पालन किया गया हो तो ऐसा संभव है कि भारत का जो कि भारत अपने स्वर्णिम युग को प्राप्त कर पाएगा, जहां हर क्षेत्र से एक आर्यभट्ट, हर क्षेत्र से एक पाणिनि निकलेगा। तो ये हो गया रेटोरिक स्टेटमेंट, फ्यूचरिस्टिक विजन बता रहे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में कोटेशन से भी आप एंड कर सकते हो, मतलब समराइज कर दिया है, एंड दस इट इज सेड, और इसीलिए तो ऐसा कहा गया है, और वो कोटेशन जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कंक्लूजन भी करना, अगर आप इसको सिंपल रखते हो तो आसान हो जाएगा। हाँ, अब हर एकदम सोचते हो कि एकदम बेस्ट कंक्लूजन देना, तो वो तो आपके प्रैक्टिस, वो आपका आर्टिस्टिक स्किल है, कितना आप सोच सकते हो, बट मैं चीज़ों को आर्ट से हटा करके ज़्यादा क्राफ्ट पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। टेक्निक सीखिए, ताकि बेस्ट ना हो तो बेहतर ज़रूर रहे, हमें बेहतर करके मार्क्स ले लेना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए तीनों तरीके काफ़ी हैं, क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे क्या ही पूछ लेंगे, वीमेन के ऊपर में पूछ लेंगे, फ्यूचरिस्टिक बता दीजिए, वीमेन के चैलेंजेस के ऊपर में, या बढ़ता हुआ क्राइम, इफ देन कंक्लूजन में आप चले जाइए, ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो कोटेशन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप रेडी रख लीजिए, ठीक है। सम अप करके कोई कोटेशन, या और एकदम कुछ भी नहीं आ रहा तो भाई सम अप करके, इसीलिए ये सब करने की जरूरत है, सम अप करके ही छोड़ दिया, या एक कोटेशन कहीं से कुछ आ गया, या किसी की इंपॉर्टेंट लाइन कोई रिफ्रेज ही कर दीजिए, अगर कोट्स डायरेक्ट याद नहीं आ रहे तो महात्मा गांधी का ये, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस बारे में ये ऐसा कुछ कहा था, ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज सम अप करके छोड़ सकते हो। तो कंक्लूजन बहुत मुश्किल नहीं है लिखना, ठीक है। हम लोग देखेंगे भी लिखना कैसे इसको ये करना है, ठीक है। तो अभी तीनों पार्ट समझ में आए एस्से के, इंट्रोडक्शन, बॉडी कैसे डेवलप होता है,
और फिर कंक्लूजन के बारे में। गुड इवनिंग आकांक्षा, बहुत देर बाद आए तुम। चलो ये हो गया। अब देखो कंक्लूजन को शुरू करने के लिए जो जो फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पे उसको भी लिख दिया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। हिंदी में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं? यही लिख देता हूँ हिंदी। ऐसे लिखते ना निष्कर्ष त। वही हम यह कह सकते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है, निष्कर्षतः ऐसा कहा जा सकता है। ज़्यादा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 रखना है कि 3 ऐसे तो तुम्हें लिखना ही है। तो तुम मत सोचो कि रिपीटेशन सर बहुत हो जाता है मेरे ऐसे में एक ही तरह का। एग्जामिनर के पास 3 ऐसे जाएगा, तीनों में अलग अलग जाना चाहिए, समझ रहे हैं? उसके लिए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अपने लिए रिपीटेशन इज गुड, ताकि हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, बट उतनी थोड़ी बहुत वेरिएशन भी पता होनी चाहिए। तो यही सारांशतः और अंत में सभी बातों या तर्कों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं, और इसी प्रकार से सार में यह कहा जा सकता है। तो ये 4-5 बातें हैं। आपको लगेगा सर छोटी छोटी बातें हैं, हाँ ठीक है छोटी बातें हैं, बट याद रखनी है ताकि हमें वहां सोचना बिल्कुल नहीं पड़े। तो हर चीज को पहले से ध्यान रख करके जाओ, एक एक। हाँ हाँ, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड कॉमा वी कैन से दिस, ओके, ऐसे लिखते हैं। मतलब सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद हम ऐसा निष्कर्षता कह सकते हैं। तो वो सारे अलग अलग कंक्लूजन के फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स ध्यान में रखेंगे आप, तो बेहतर रहता है, चीज़ें ध्यान में रह जाती हैं। तो ये खत्म, ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया, कैसे सारी चीज़ों का एक एक बारीकी हमने समझ लिया हिस्से का। अब बात आती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे। अब जैसे देखो कंक्लूजन थोड़ा एक आध, जैसे इंट्रोडक्शन देखा था उसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं एक दो, है ना? क्या है? टू सम अप द कंक्लूजन इज क्लियर। अब मैं इनका हिंदी भी बता दूंगा। टू सम अप द कंक्लूजन इज क्लियर मतलब निष्कर्षतः इसका सारांश स्पष्ट है, या इस विषय का और अंत में इसका सारांश हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है? टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट हैज बीन equally endowed upon everyone by nature.
इट ब्रिंग्स अपॉन, अब ये सारी जो बातें हैं ये समरी वाली बात है, जो तुमने पूरा बात बताया एस्से के दौरान उस बात को तुम यहाँ पे समराइज एक पैराग्राफ में कर दिए। नेक्स्ट लास्ट में, दस इट इज अपॉन अस, अतः यह हमारे ऊपर है, टू ऑप्ट बिटवीन यूटिलाइजिंग टाइम एंड मेकिंग आवर डेस्टिनी, कि हम समय का सदुपयोग करें और अपने परिणति को या अपने तकदीर को अपने हाथों से लिखें बनाएं, या मिसयूजिंग इट एंड पेरिश इन विल्डरनेस, है ना, या फिर उसको उसका दुरुपयोग करें और शून्यता में समा जाएं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर मतलब वही बात हो गया ना कि इफ वी विल डू दिस तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है। तो अब ये चीज अगर एक बार तुमने सीख लिया, दस इट इज अपॉन अस, ये फ्रेज तुमने पकड़ लिया, तो फ्रेजेस कैच करो, फ्रेजेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। अतः यह हमारे ऊपर है, अब कई जगह तुम यूज कर सकते हो इसको, अतः यह हमारे ऊपर है। तो इस तरह के लाइंस को हमें कैच करना चाहिए, और ये कब और बेहतर होगा, जब हम पढ़ेंगे, रीड करना, यहां से ही रीडिंग में यही चीजों पे ध्यान देना है, फ्रेजेस पकड़ने, छोटे छोटे फ्रेजेस जिसका हम यूज कर सके। ठीक है, तो ये समझ आ गया ये वाला, ये टॉपिक में हमने समराइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। तो मेन आर्ग्यूमेंट तुम्हें पता है, तुम लास्ट में देखो, एक झलक में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अरे इसमें कुछ है नहीं, वो अभी तो मैं बताऊंगा, लिखना थोड़ा और अच्छा हो जाएगा फिर। अब ये सारे टॉपिक्स का डिस्कशन जब भी करूंगा तो हर टॉपिक में नोट्स बनवा दूंगा तुम लोगों को, जैसे टाइम, जस्टिस, सबके ऊपर में अच्छा नोट्स रहेगा, तभी और इजी पड़ेगा। हो गया, चलें, लिख रहा है जो लिख लो जल्दी से। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ इसको, चलो लिख ही लो, एक तुम्हारे पास भी रह जाएगा। अतः सारांश में यह कहना उचित होगा, यस, अतः इस विषय का सारांश स्पष्ट है, अतः इस विषय का सारांश स्पष्ट है, पूर्ण विराम। समय मनुष्य को प्रदत्त सबसे अनमोल वस्तु है, या सबसे अनमोल संसाधन है, या सबसे अनमोल उपहार है, ऐसा कर लो, सबसे अनमोल उपहार है। पूर्ण विराम। यह प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, यह प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आगे लिखो, समय हमारे लिए अनेकानेक अवसर लेकर आता है, अनेकानेक अवसर लेकर आता है, समय हमारे लिए अनेकानेक अवसर लेकर आता है। पूर्ण विराम। परंतु साथ ही यह चुपचाप बीत भी जाता है, यह चुपचाप बीत भी जाता है, इट साइलेंटली पासेस बाय। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम सतर्क रहते हुए समय द्वारा लाए गए अवसरों को
व्यर्थ में जाने न दें। जाने न दें। जो समय का, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, जो समय का सही उपयोग, सदुपयोग करने में कर पाते हैं, जो समय का सदुपयोग कर पाते हैं एवं उसके मूल्यों को पहचानते हैं, वे निस्संदेह ही अपने जीवन को, वे निस्संदेह ही अपने जीवन को एक प्रेरक प्रसंग का रूप दे पाते हैं, एक प्रेरक प्रसंग का रूप दे पाते हैं। और जो पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में, जो ऐसा नहीं करते उनके जीवन में प्रायः असफलताओं और पश्चाताप के आंसुओं के अतिरिक्त, असफलताओं और पश्चाताप के आंसुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सर, इंट्रो में हम सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और बॉडी में वो क्वेश्चन अप्रोच, तो क्या बॉडी में जितने क्वेश्चन डील करने वाले सारा इंट्रो में देना पड़ता है? क्यों करना है ऐसा? ऐसे होता नहीं है? क्यों करना है ऐसा आपको? मतलब इंट्रो का भी एक तरीका है। आप एक काम करिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको तभी मिलेंगे, हाँ ठीक है, कई सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। मतलब आइडियली नहीं करते, आइडियली कुछ भी नहीं करते हैं। आइडियली यहाँ पे तुम्हें, अब मैंने बता दिया ना, अब कौन सा तरीका तुम पे फिट बैठता है या तुम कंफर्टेबल हो, इसके लिए तुम लिखो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन, जैसा जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना, तुम उसको लिखो। तुम्हारे लिए पैरामीटर या देखने का क्या है, हिस्से का रेलेवेंट होना चाहिए, टॉपिक के नजदीक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, एग्जाम्पल्स भरे हुए होने चाहिए। असेसमेंट यही हो जाएगा। उसके बाद एस्से का दूसरा कोई भी ऐसा फिक्स्ड मापदंड नहीं है, कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, ठीक है। अब जैसे ऐसे तो कई बार ऐसे लिखा जाता है, लोग लिखने वाले तो लोग ऐसे रहे कि ऐसे में जो बात कहनी थी उसको छोड़ के सारी बातें कहीं और बहुत बेहतरीन ऐसे लिखा। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने के लेखन की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैंने आपको मैं एक बताऊं, ये कहते हैं क्या था वो, कबीरदास ने कहा है ना कि राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, वहां पे क्या चादर क्या है, वो मेटाफर्स का यूज करते थे, तो वैसे भी लिखा जा सकता है। तो देयर इज नो फिक्स्ड वे, देयर इज नो फिक्स्ड वे, मेटाफर्स का भी इस्तेमाल करके लिख सकते हो, बट मैं सिंपली यही बोलूंगा, मेक इट सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव, वो अपने आप हो जाएगा अगर रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो तो बस यही सारी चीजें हैं। अब इसके लास्ट में, जैसे हिंदी में मैंने लिखा है, तो यहाँ पे लास्ट में कोटेशन भी दिया जा सकता है, सम अप करने के बाद एक कोटेशन आप दे सकते हो, तभी कबीरदास ने ये कहा है, या जो भी कोई समय पे कोटेशन याद आता है तुम्हें, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा हो गया, ऐसे का पहला पार्ट तुम्हारा समाप्त हो गया। रुक जाओ,
दूसरा मैं लगा लूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो मैं हटाऊंगा, वो मैंने हटा दिया है अभी, लगा के फिर इसमें करता हूँ मैं। किधर गया? लिखिए, इसमें ही मैं करवा ही देता हूँ, अलग से खत्म ही हो जाएगा अच्छे से। चलिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखेंगे कैसे ऐसे लिखना है, और ये एग्ज़ाम हॉल को ध्यान में रख करके बता रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास में 4 टॉपिक दिया हुआ रहेगा, एक के अंदर में 4 टॉपिक रहेगा, 1, 2, 3 और 4। और पहला चैलेंज यही है कि सही टॉपिक का सिलेक्शन किया जा सके। अगर सही टॉपिक आप चुनते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर में, तो आपको सही और गलत टॉपिक आप ही के इंटेलेक्चुअल लेवल पे एटलीस्ट 10% मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर आपने जितना पढ़ा है आप ही उसी दिन दूसरा टॉपिक यूज़ किए होते तो मे बी 10% ज़्यादा मार्क्स आए होते या 10% कम मार्क्स आए होते, डिपेंडिंग अपॉन की टॉपिक सही आपने चुना या गलत चुना। अब ऐसे के अंदर टॉपिक जब हम लोग जनरली चुनते हैं बिना किसी इसके बारे में सोचे हुए कि भाई कैसे चुनना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है हमारे पास में, तो हम जनरली जो भी कभी भी तुम ऐसे के बारे में सोचोगे ना, तो तुम्हारे पास तुरंत दिमाग क्या करता है कि 4-5 सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उस टॉपिक के बारे में तुरंत सोच लेता है। कोई भी टॉपिक लीजिएगा, 4-5 आर्ग्यूमेंट्स, 4-5 इंक्लूडिंग एक आध कोटेशंस आपके दिमाग में आ जाते हैं। और हम लोग जनरली ऐसे के टॉपिक के सिलेक्शन में उन्हीं 4-5 आर्ग्यूमेंट्स या कोटेशंस को ध्यान में रख के सिलेक्शन करते हैं टॉपिक। अब मसला ये होता है कि वो 4-5 आर्ग्यूमेंट तो एक पन्ने के अंदर में समाप्त हो जाएंगे और लिखना है यहाँ 9 पन्ना, तो 8 पन्ना बात बनाइएगा तो नंबर घट जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है इस एग्जामिनेशन में, कि आपने ऐसे का जो टॉपिक का सिलेक्शन आपने करना है उसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए जिसके तहत हम अच्छा टॉपिक चुन सकें। तो वो हम कैसे डेवलप करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए एक तरीका है।
सिंपल तरीका बता रहे हैं। अभी आप उसको एक चार्ट पेपर के हिसाब, मतलब ऐसा आप उसको सोच लो। मान लो कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक 1 है आपके बारे में, यहाँ टॉपिक 2 है। मैं टॉपिक्स के नाम ही एक तरह से नोट करा देता हूँ ताकि समझने में और इजी पड़ जाए आपको। जैसे पहला टॉपिक है ये सुना तो सबने होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई जो, हाँ मुझसे बुरा न, ये सुना है ना, सब जानते हैं ये टॉपिक। मतलब पूरा लिखने का स्पेस नहीं है इसलिए छोटा कर दिया उसको। दूसरा है टॉपिक है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा है टॉपिक आपके सामने में चौथा है टॉपिक क्या भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये 4 टॉपिक हैं। अब जैसे आप टॉपिक देखिएगा तो चारों टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ, मैक्सिमम टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में कुछ एक परसेप्शन बन जाएगा, कुछ एक आर्गुमेंट्स आपके पास में आ जाएंगे, आप उनके हिसाब से सोचना शुरू करते हैं। बट आपको यहाँ पे खुद को थोड़ा सा रोक लेना है। सबसे पहला चीज जो आपने करना क्या है कि आप कुछ पैरामीटर्स लीजिए, उन पे अपने आप को मार्क्स अलोकेट कीजिए अलग अलग एसेज में, और देखिए फिर कि क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि क्या इस टॉपिक का, जो भी टॉपिक है उसका सेंट्रल थीम आपको समझ में आया, मतलब केंद्रीय विषय वस्तु समझ में आया, या यूं कह लें मीनिंग समझ में आया आपको, मीनिंग समझ में आया टॉपिक का। और इसमें हर टॉपिक को स्केल पे नंबर देना शुरू कीजिए 1 to 10 के बीच में, राइट। तो पहला टॉपिक को मीनिंग समझने के आधार पे आप कितने मार्क्स देंगे। बुरा जो देखन मैं चला, 10 में से 1 नंबर देंगे। ठीक है, अलग अलग आदमी, आप देखिए इसीलिए हो जाएगा कि हर आदमी के लिए अलग अलग ऐसे चुना जाएगा खुद से ही। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। हर आदमी अपने हिसाब से फिर अपने ऐसे की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे मैं भी बात करूंगा तो पहला टॉपिक ये, पहला आपने ये करना है कि चारों में खुद को मार्क्स एलोकेट कर लो। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं कि अगर 10 में से मुझे देना है तो चलते हैं इसको 3 दे देते हैं। इसको कितने लोग कितने मार्क्स देंगे सेकंड वाले टॉपिक को? 0। ठीक है, इसीलिए दिया हुआ था। इस तीसरे वाले को 10 में कितने? मीनिंग समझना है भाई, मीनिंग मैं जो बोल रहा हूं अभी एस्से के ऊपर मत सोचो कि ओवरऑल एस्से लिख पाओगे कि नहीं, मैं सिर्फ मीनिंग बोला।
सेंट्रल मीनिंग समझ में आया टॉपिक का कि नहीं आया? आ गया। 10 में से किसी को, अब इसमें समस्या एक तरफ है, दूसरे में समाधान है। इसमें क्या समझना है, समझ में नहीं आया है तुमको? मीनिंग समझने की तो बात मैंने कही है, ठीक है। क्या भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है? मीनिंग के हिसाब से कितना इसको मार्क्स दोगे? 8, 9, 7, जो भी सबके दिमाग में अपना एक आ गया। अभी पहला चीज तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा चीज तुमने ये सोचना है, क्या इस विषय वस्तु पर या इससे संबंधित विषय वस्तु पर तुमने कोई एस्से लिखा है? पहला बात। या प्रेफरेंस ऑर्डर समझते जाओ, ये सबसे पहला प्रेफरेंस क्या इस पर एस्से लिखा है? दूसरा, क्या इस टॉपिक पर एस्से क्लास में डिस्कस हुआ है? तीसरा, इस टॉपिक पर कहीं कुछ पढ़ा है एस्से लिखा हुआ है ना? तो ये 3 ऑर्डर के हिसाब से नंबर देते जाओ। इस विषय वस्तु पर कुछ कहीं एस्से देखा है, लिखा है, क्लास में सुना है या पढ़ाई की है इसके ऊपर में, है ना? इन तीनों के हिसाब से अपने आप को फिर मार्क्स देना शुरू करो। तो लिखा होना चाहिए, ऐसे लिखा है या क्लास में हुआ है या पढ़ा है उससे कोई आर्टिकल या कोई चीज उसके ऊपर में। तीसरी चीज, क्या इस टॉपिक का तुम्हारा ऑप्शनल विषय है, अब जैसे ऑप्शनल मान लो जिसका अब तो ऑप्शनल का उतना महत्व नहीं रहा, जो तुम्हारा जीएस का विषय है उससे इसकी कोई निकटता है, क्लोजनेस फ्रॉम योर जीएस का, जो सबसे तुम्हारा फेवरेट विषय है या फिर तुम्हारा ऑप्शनल का विषय, अगर सही में, या फिर ग्रेजुएशन का जो तुम्हारा विषय रहा हो जहां तुमने कुछ डीप स्टडी किया है, उस विषय से इसकी कोई निकटता है इस टॉपिक की, उसके अकॉर्डिंगली यू गिव द ऑल दोस 4 टॉपिक्स मार्क्स, चारों को मार्क्स। जैसे इतिहास किसी का विषय है, तो अगर मान लो किसी का विषय राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो वो ये वाला टॉपिक ज्यादा इजीली प्रिफर करेगा, ठीक है ना? 4th नंबर टॉपिक को वो 3rd के अपेक्षा ज्यादा प्रिफर करना चाहेगा, ठीक है, अगर उसने देखा है तो। या फिर किसी का हिस्ट्री है तो वो, लेकिन किसी का मान लो इकोनॉमी है तो वो 3rd वाला टॉपिक को ज्यादा प्रिफर करना चाहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा, उस पे ज्यादा उसकी पढ़ाई होगी, राइट? समझ में आ रहा है आपको मेरा बात, ठीक है। किसी का लिटरेचर होगा, जिसने कुछ सूफीज्म पढ़ा होगा ना, तो वो 2nd वाला टॉपिक लिखेगा, क्योंकि उसको तभी पता होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब कहने का मतलब है इस टॉपिक का, मैंने आपको भी बताया ना कि बिना बात में उस बात को कहे बगैर सारी बातें कह देने की कला है ये। यहाँ पे वो है कि लाली मतलब देवत्व, डिविनिटी, भगवान की महिमा। तो भगवान की महिमा, और लाल मतलब भगवान है यहाँ पे, तो लाली मेरे लाल की, भगवान की महिमा कुछ ऐसी थी कि जिधर देखूं उधर मुझे भगवान की महिमा ही नजर आ रही है, डिविनिटी ही नजर आ रही है। और जब मैंने लाली देखने के लिए मैं गई, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड द सर्च ऑफ डिविनिटी और द गॉड, तो आई ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दैट ऑलमाइटी। अब ये देखिए कहीं और चली गई। अमीर खुसरो का नाम सुना है? उन्होंने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। नाउ दिस इज, अब ये कौन और दूसरा ऑप्ट करेगा? जो फिलॉसफी का स्टूडेंट है, जो वेदांता पढ़ा है, ठीक है, तो वो इसको ऑप्ट करेगा। जो वेदांत दर्शन पढ़ा है कि ईश्वर और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जो ब्रह्म है तत्वमसी का जो सिद्धांत आता है कि दैट दाउ आर्ट, तुम भी वही हो मैं भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी, ये जो सिद्धांत है। तो यहां से वो जो लोग इसको देखेंगे, तो लिटरेचर वाले और फिलॉसफी वाले इसको ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऑप्शनल से निकटता ज्यादा है, तो वो दोज पीपल विल गिव देम मार्क्स मोर इन दैट टॉपिक। आप नहीं जानते, आप छोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात?
हर आदमी के लिए अलग अलग टॉपिक उसका कंफर्ट जोन का हो जाएगा, तो ऑप्शनल। इसके बाद चौथा, इससे रिलेटेड 5 एग्जाम्पल सोच पा रहे हो कि नहीं, कम से कम 5 एग्जाम्पल्स, या ऐसे आप 5 एग्जाम्पल्स ले लो, कम से कम 5 एग्जाम्पल्स फटाफट अलग अलग अगर एग्जाम्पल सोच पा रहे हो तो सोचो कि अलग अलग आयाम में इसके एग्जाम्पल सोच पा रहे हो कि नहीं। कैसे? एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई एक इंडिविजुअल आदमी का एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, अंबेडकर, कुछ इस तरह का रिलेटेड इंडिविजुअल। दूसरा कोई सोसाइटी या नेशन के लेवल पे एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं वैदिक सोसाइटी के जो लोग थे, तो वीमेन एम्पावरमेंट पे हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ऋग्वैदिक सोसाइटी के ऊपर में बातचीत कर सकते हैं वहां पे, तो वो हो गया। नेशन की बात करें तो जापान के लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में या डिसिप्लिन के ऊपर में, वहां से एग्जाम्पल हम सोच पाते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या हम एग्जाम्पल्स ढूंढ पा रहे हैं। वर्क कल्चर की बात करेंगे अगर, तो टाटा का वर्क कल्चर की आप बात कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करना चाहें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा किसी ने कुछ कर रखा है, तो वहां पे उसकी बात अगर आप करना चाहें तो आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स का मतलब सिर्फ एग्जाम्पल में वो नहीं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, केस स्टडीज, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स दिमाग में आने चाहिए कि सोच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बिना फिर ऐसे आपका अधूरा सा लगेगा। तो शुरू में तो 2-4 आर्ग्यूमेंट दिमाग में आ जाते हैं, और उसके बाद में मान लो कि किसानों के ऊपर में लिखना अच्छा लग रहा था, सिंपल लग रहा था, गए, और कोई उससे रिलेटेड हमें ना एग्जाम्पल आता है ना कोई रिपोर्ट याद है, तो क्या 2-4 स्कीम का नाम लिख करके काम चलाएंगे? तो फिर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा आपको। तो उससे अच्छा क्या दूसरा चुनते, जो थोड़ा सा सीमिंगली डिफिकल्ट लग रहा था, उसी को चुनते, है ना। तो वही चीजों का ध्यान रखना होता है। तो एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, रिपोर्ट, फैक्ट, कोट्स, एनेक्डोट्स, यही सोचो कि क्या सोच पा रहे हैं कि नहीं एनेक्डोट्स को, ठीक है। एनेक्डोट्स, इन सभी चीजों को यदि हम बेहतर सोच पा रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम सबको नंबर देना शुरू कर देंगे। जैसे इंडिया में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, तो कहाँ कहाँ इंडिया लीडिंग उसमें है, तो क्या उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम ढूंढ पा रहे हैं। तो तुम देखोगे क्या कि भले तुम्हें यहाँ पे दिख रहा था किसान इजी, बट किसान से ज्यादा एग्जाम्पल्स तुम्हें इस डायरेक्शन में ज्यादा मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को डाला था कि लगने के लिए इजी यहाँ पे है, बट एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स हमारे यहाँ पे ज्यादा मजबूत हैं। तो हमें किसको प्रीफर करना चाहिए? अगर इंस्टिंक्ट पे जाओगे तो इसको प्रीफर करोगे, अदरवाइज फिर मैं क्या कह रहा है कि अब क्या करना है ना, कि इन सब के ऊपर में फिर सारे मार्क्स को ऐड कर लो, तो सबका सम टोटल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको कुछ मार्क्स मिलेंगे, इसको कुछ मार्क्स मिलेंगे, इसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। तो देख लो जिसमें ज्यादा मार्क्स आता है उस टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। ये एक्सरसाइज शुरू में आप करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होगा, बट over a period of time everything of this sort will become mental and not physical, like दिमाग में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप डायमेंशंस तुरंत सोच पाओगे। तो स्टार्ट में बिगिन करने के लिए आप चार्ट बनाओ, देखो, धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10, 20, 50 ऐसे लिखोगे तो बहुत इजी हो गया, सब मक्खन की तरह सारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करना। और दूसरा काम ये भी याद रखना, कभी भी कोई ऐसे का टॉपिक कहीं कोई लिखने की कोशिश करो तो हमेशा 4 टॉपिक साथ में ले लो, 3 टॉपिक ले लो, तीनों में से किसी एक को चूज करो। मतलब प्रैक्टिस ऑन चूजिंग द राइट टॉपिक एज वेल। ऐसे लिखना मार्क्स देता है, बट उसकी इवैल्यूएशन की प्रक्रिया उससे पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर में कि किसको पिक करें, और गलत टॉपिक पिक हो गया तो रिग्रेट बहुत होगा। और कुछ स्टूडेंट को तो मैंने देखा है 1.5-2 पन्ने लिखने के बाद वो काट देते हैं, वो फिर से लिखने जाते हैं। वो कितना ज्यादा शॉकिंग होगा, खराब होगा, बताओ। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, अदरवाइज हमेशा हर वो चीज तुक्का ही होगी। तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे।
ठीक है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, पहला चीज़ ये। तो अब दूसरा है क्या कि दूसरा जो काम आपने करना है दैट इज, अब मान लो कि सब 4-5 अलग अलग टॉपिक्स में से एक चूज कर लिया, सही वो टॉपिक जिस पे लिखना है वो सोच लिया। अभी क्या करोगे? तो अभी क्या करोगे, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि तो केंद्रीय विषय वस्तु की पहचान करनी आवश्यक है। अब इसमें दो बात है, केंद्रीय विषय वस्तु की पहचान करना आवश्यक है, पहला बात तो ये। चलो अब बात होती है कि सर ये सेंट्रल थीम है क्या और उसकी पहचान कैसे करें। देखो, सेंट्रल थीम वो थीम होगा, वो पॉइंट होगा जहां से ऐसे तुम्हारा सारे डायरेक्शंस में निकलेगा, वहीं से ऐसे निकलेगा सारे डायरेक्शन में। अगर सेंट्रल थीम मतलब ये वो जंक्शन पॉइंट होना चाहिए, जैसे क्या बोल रहे हैं कि भारतीय किसान की समस्या और समाधान, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेंट्रल थीम बनाता हूं भारतीय किसान को, तो फिर भारतीय किसान शुरुआत में कैसे थे, भारतीय किसान बाद में कैसे हुए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे एस्से के थीम से हटा हुआ हो जाएगा एंड हमें वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑर्डिनरी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कितना इंपॉर्टेंस है सेंट्रल थीम का। मैक्सिमम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि जैसे जो इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट देखा, उस पॉइंट को, उस कीवर्ड को बस पकड़ के चले आए। सेंट्रल थीम का मतलब होता है, पहली बात इसको भी देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल थीम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं तुम्हें तरीका एक बताता हूं। सबसे पहला काम ये करना है स्टेप बाय स्टेप चलने में, कि जितने भी की टर्म्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जैसे टॉपिक क्या था, किसान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान। अभी इसमें कीवर्ड कौन कौन है, एक कीवर्ड है भारतीय किसान, दूसरा है समस्या और तीसरा है समाधान। देन सेकंड काम ये करना है, आइडेंटिफाई द लॉजिकल फ्लो बिटवीन द की टर्म्स। जो उसका लॉजिकल फ्लो कहने का मतलब है कि किस तरह से ये तीनों टर्म्स कनेक्टेड हैं, उनका रिलेशन क्या है उसको समझिए, ठीक है, उसको समझिए, उन दोनों में क्या रिलेशन है। इसको लॉजिकल साइंस के जरिए अगर आप बता सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम ये कहें, कैसे रिलेटेड है, भारतीय किसान, इसकी समस्या है, और फिर देखो प्लस भारतीय किसान और उसका की समस्या का समाधान। कहने का मतलब है कि दो पार्ट हुए और दोनों को ऐड कर देना है, किसान की समस्या और उस समस्या का समाधान। तो दो पार्ट में आपका ऐसे टूटेगा, और इसका सेंट्रल थीम, दिस इज योर सेंट्रल थीम।
लोगों को लगता है कोई एक लाइन या कोई एक शब्द, नहीं, वो लॉजिकल फ्लो के साथ वो पूरी बात सेंट्रल थीम है जिसपे हमें एस्से को बिल्ड ऑन करना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ दो जो पार्ट है और बीच में प्लस का साइन है, मतलब एस्से दो पार्ट में बंटा हुआ है सर। एस्से के दो पार्ट्स हैं जिसको कि प्रॉपरली एड्रेस करना होगा आपको, और दोनों के हिसाब से अलग अलग डायमेंशंस निकालने होंगे। इसके अंदर इसको समाहित करके छोटा सा समाधान नहीं बताना है। हाँ, अगर यही टॉपिक ऐसा होता भारतीय किसान की समस्या, तब लॉजिकली हम जब बताने गए होते तो समाधान छोटा सा बता देते, उसका समस्या पे ज्यादा फोकस करते। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% फोकस की बात इसने खुद ही कर रखा है। समझ में आ रही है बातें? और समाधान के भी अलग अलग आयाम खोलने होंगे, समस्याओं के भी अलग अलग आयाम खोलने होंगे। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस टॉपिक। और इस प्रकार से चीजों को हमको अलग अलग जगह पे समझने की आवश्यकता होगी। अब जैसे यहां देखें, ये इस पे मैं अभी आता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैं प्रोवर्बियल थीम्स कैसे डिस्कस करते हैं उसको बताऊंगा। पहले ये देख लो, ये दूसरा, क्या भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है? ये सिंपल टॉपिक है। इसके बाद प्रोवर्बियल थीम्स पे आता हूं। एक तो भारत है, विश्व गुरु, और तीसरा क्षमता है। तो इन तीनों बातों को कैसा कनेक्ट किया है कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, और ये स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट बस कीजिए, इसको समझने के लिए देखिए। तो इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो सकता है, और देन यहाँ पे क्या भी पूछा है। तो 2 पार्ट आपके सामने निकल करके आ रहे हैं। भारत में विश्व गुरु, यस एंड नो, है ना? ये 2 ही आंसर आते हैं, यस और नो। अब यस का आंसर के हिसाब से क्या स्टेटमेंट बन गया? भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। नो में भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता नहीं है। अब यही है कि एंड दिस इज नाउ अ डिबेटेबल क्वेश्चन। तो पक्ष विपक्ष में तर्क देने के बाद अंतिम मूल्यांकन आप करेंगे और वहां पे इसका फाइनल आंसर करेंगे। हाँ, दिस इज द सेंट्रल थिंग। क्यों नहीं लिखेंगे? विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी हाउ यू कैन से कि नहीं हम ही सही बोल रहे हैं? फिर तो अजम्पशन हो जाएगा वो। फिर तो वो मतलब ऐसे ही, वो मेरा विश्वास है कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। विश्वास होना और मैं इस बात से सहमत हूं, तो सहमत होने के लिए हमारे पास में तर्क होने चाहिए। तर्क के बिना, और तर्क हम तभी कर सकते हैं जब हम दूसरे के तर्कों का खंडन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसीलिए अब दिस इज द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम मतलब कीवर्ड्स, सेंट्रल कीवर्ड्स जितने हैं उनका आपसी इंटर रिलेशन को समझना। अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हमको ऐसे का पूरा फ्लो वहीं पे मिल जाता है। और अगर आपने ये सोच लिया तो आपके डायमेंशंस जब आप यहां से खोलेंगे ना, तो डायमेंशंस टॉपिक से डेविएट नहीं करते हुए रहेंगे। आपके सारे डायमेंशंस टॉपिक के अराउंड ही बिल्ड ऑन होते हुए रहेंगे। तो इस चीज के ऊपर में आप यहां पे ध्यान दीजिए। तीसरी बात, अब बात ये करते हैं कि अगर मान लेते हैं टॉपिक कोई ऐसा है जहां कोई प्रोवर्ब दिया हुआ है, तो प्रोवर्ब में लॉजिकल चीजों को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली, कि भाई वो तो एक तरीके से कोई मतलब सिंबॉलिक बात कही गई है। तो पहला प्रोवर्ब, और ये बिहार स्पेशल का एस्से हो, कोई एस्से हो, जहां कहीं भी प्रोवर्ब हो, तो प्रोवर्ब को सबसे पहले जो आप समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हुए, या हिंदी का जैसे भी आप उस स्टेटमेंट को
समझने के बाद उसके भावार्थ को सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। पहले उसके भावार्थ को अपने लैंग्वेज में नोट कर लें और नोट करने के बाद इसी फॉर्मूले को फिर से लगाएं, उसके की टर्म्स को एड्रेस करने की कोशिश करें। लाइक मेरी बात फिर से समझिए कि जैसे यहां पे टॉपिक दिया हुआ था बुरा जो देखन मैं चला, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर हम देखें तो ब्रो करते हैं क्लास के बाद कॉल कर रहे कह रहे कि बुरा जो देखन मैं चला। तो अब इसमें कैसे करेंगे कि यदि हम किसी दूसरे में बुराई देखने जाते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं मिलता और सबसे ज़्यादा बुरा हम खुद ही मतलब अगर हम खुद में बुराई देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा बुराइयां हमें खुद में ही मिलती चली जाती। ये बात हो गई। तो दूसरों में बुराई कम है प्लस हमारे अंदर में बुराई ज़्यादा है यदि हम खोजने जाएं तो ये तीन बातें आपके सामने में निकल कर के आ गई। अब इन तीनों का आप अरेंजमेंट कर लें। हाँ, ये बात ठीक है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको एड्रेस करना, बट प्रैक्टिस से। और दूसरा थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका इंटरप्रिटेशन। तो आपका इंटरप्रिटेशन आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि मे बी एग्जामिनर कन्विंस होगा इस इंटरप्रिटेशन से या नहीं। तो आप इसका सीधा सरल उपाय ये है कि आपने जो इसका इंटरप्रिटेशन किया है उसको थीसिस स्टेटमेंट में बता दीजिए कि सर हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। अब उसके एक्सपेक्टेशन और आपके एक्सपेक्टेशन में जो अंतर था उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर विल थिंक ऑन दीज लाइंस। ठीक है, तो सर अब और दूसरी बात कि इसमें और डीप में जाकर के हो सकता है कि इसका सिंपल लाइन का इलैबोरेशन ना करके आप सोचिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा नहीं कोई। तो उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें दूसरों की बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमें अपनी बुराइयों को देखना चाहिए और उसे ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब ये तुम्हारे पास में सिंपल इस लाइन का एक इंटरप्रिटेशन तुमने निकाल लिया और अब इसी को ऐसे का हेडिंग बनाओ, मतलब अपने लिए इसी को हेडिंग बनाओ और इसके लॉजिक्स को ढूंढो। हम लोग इस पे कल नेक्स्ट क्लास में ना इस पे और थोड़ा बातचीत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगे इसके ऊपर में। सेंट्रल थीम अगर आपने सही से पकड़ लिया तो मतलब आपका ऐसे यहीं फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चीज़ें बस वो मैकेनिकल है, उसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं। सर एक बार थीसिस स्टेटमेंट बता दीजिए। थीसिस स्टेटमेंट में कुछ नहीं करते बच्चा, आपको जो बातें बताने जा रहे हो आप उसको शॉर्ट में लिख देते हो कि हम इस एसे में इन बातों पर चर्चा करेंगे। और थीसिस स्टेटमेंट तब आप, मैं एक बार रुक जाओ। थीसिस स्टेटमेंट में जब लिखना सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं फिर से उसमें आपको आकर के समझा देता हूँ कि जैसे ही आप बॉडी पार्ट के सारे डायमेंशंस नोट कर लिए हो, उन्हीं डायमेंशंस को मिला करके आप थीसिस स्टेटमेंट बना देते हो। मतलब व्हाट यू आर गोना टेल इन द एसे इज थीसिस स्टेटमेंट, राइट। तो बस उसी का यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। अभी तो ये है ना पॉलिटी, तो फिर 5-7 मिनट में आते हैं तो बात करते हैं।